अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो ये वाला पेपर कर रहे थे। इसका अटेम्प्ट अक्टूबर नवंबर 17 है, ठीक है। सिलेबस कोड 2281। तो हमारे पास जो है सेक्शन बी के अंदर हम लोगों ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी और पार्ट सी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, ठीक है बेटा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या बोल रहा है? What is the possible opportunity cost of working? मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ बेटा ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। What is the opportunity cost, possible opportunity cost of working? तो बेटा इसमें एग्जामिनर मुझे 2 मार्क क्यों देगा? That's the question, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I need to define what basically opportunity cost is. तो आपने basically you need to define what is opportunity cost. It is the benefit one could have had from the next best alternative foregone. And the opportunity cost of working might be, आपने एग्जांपल दी थी, लेट्स से फॉर एग्जांपल लीजर टाइम फॉर गॉन, ठीक है ना। हो सकता है कोई इंसान जो है, कोई लड़का एजुकेशन को छोड़ के काम कर रहा हो, ठीक है ना। कोई जो है वो दूसरी चीज फॉरगो कर रहा हो, लेट्स से रेजिंग अ फैमिली, या फिर रिटायरमेंट की एज तक वो पहुंच गया मगर फिर भी रिटायर नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट मेरे पास सवाल बहुत मुश्किल नहीं है मगर हमने पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो मुश्किल नहीं है इसीलिए मैं ये सवाल जो है आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जरा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। वो कह रहा है एक्सप्लेन 2 reasons why older workers tend to earn more than the younger workers, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आपको तरीका वही है इस क्वेश्चन का भी। यहाँ पर जो मैं एक रेड लाइन लगाया ताकि डिफरेंशिएशन हो जाए। तो अब हमारे पास बेटा तरीका आंसर को करने का वही है, 2 पॉइंट्स हमें आइडेंटिफाई करने होंगे, ठीक है ना। और उन्हीं 2 पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला रीजन जो ओल्डर वर्कर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं यंगर वर्कर्स से, वो हो सकता है सबसे पहले लेंथ ऑफ सर्विस। कि एक बंदा 25 ईयर्स से एक जगह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है उसके पैसे एक यंग वर्कर से ज्यादा ही होगी। उसकी प्रेफरेंस, एक ओनर की प्रेफरेंस उसी बंदे पे होगी जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस ज्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके ऊपर ट्रस्ट है। तो आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में लिख दिया भाई ही इज अ ट्रस्ट वर्दी गाय, ठीक है। सर देन एक्सपीरियंस भी हो सकता है। एग्जैक्टली वो भी आएगा। नोज कंपनी वेल, ठीक है। तो इसीलिए इसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपको एग्जामिनर 2 मार्क दे देगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट अब आप लिखेंगे। आपने दूसरे पॉइंट में लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी जैद ने कहा एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना। तो भाई जब एक बंदा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है ना, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से लिखेंगे, बेस्ट एट डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है ना। साथ साथ हो सकता है इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा हो सकता है इसके स्किल का लेवल भी ज्यादा हो, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो है वो अपने ओल्डर वर्कर्स को ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे यंगर वर्कर्स के मुकाबले में। तो हमारे पास ये वाला पास पेपर भी जो है वो डन हो गया। सॉरी, ये वाला सवाल, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एनालाइज। देखो अब एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। ये कह रहा है एनालाइज यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम, यानी पीपीसी बनेगा। हाउ एन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी विल अफेक्ट एन इकोनॉमी, ठीक है। तो हमारे पास देखो लेबर प्रोडक्टिविटी की जहां तक बात है, तो लेबर प्रोडक्टिविटी से ऑलवेज रिमेंबर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेबर प्रोडक्टिविटी के बात करें तो लेबर प्रोडक्टिविटी के हमारे पास 2 इफेक्ट्स
ऑन पीपीसी आएंगे, जिसमें एक में हमारे पास क्या होगा, एक तरीके के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, मैं एक दफा पीपीसी दोबारा बनाता हूँ, ये मैंने पीपीसी बनाया, कि हो ये रहा होगा कि हमारा द ओनली थिंग दैट इज राइजिंग इज द एक्चुअल आउटपुट। ये हम ए पे ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है, ये इंक्रीज होके A1 पर आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये डायग्राम इसके अंदर बन सकती है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जाहिर सी बात है, देखो जब लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो हमारे पास देयर इज एन इंक्रीज इन द पीपीसी, ठीक है। आ जाए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को इंक्रीज शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम अपने पास फिर तो पीपीसी को इस मतलब है कि तरीके, एक चीज का पीपीसी पे प्रोडक्शन कैपेसिटी पे भी और प्रोडक्शन प्रोडक्शन पे दोनों एग्जैक्टली पे एक साथ इफेक्ट आ सकता है। एग्जैक्टली तो हम जो है वो यहाँ पर एक ऐसी डायग्राम बना सकते हैं, और हमें बनानी भी है। वो मैं बिल्कुल एक डिफरेंट पेन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसको डायग्राम को नोट कर लीजिएगा बेटा। आपके पास सबसे पहले आपने बेसिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया और बताया एग्जामिनर को कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये सबसे पहला आपका केस है, ठीक है। देन उसके बाद आप एग्जामिनर को बताएंगे कि साथ साथ हमारा एक्चुअल आउटपुट भी आगे मूव होता है A to A1, ठीक है ना। तो ये चीज भी एग्जामिनर को आपको बतानी कि लेबर प्रोडक्टिविटी से ये दोनों इफेक्ट आएंगे। आप जो लेबलिंग करेंगे वो होगा कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ठीक है। आप एग्जामिनर को बताएंगे इससे आउटपुट पर वर्कर जब इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है इससे इकोनॉमी का एक्चुअल भी बढ़ रहा है, इससे इकोनॉमी का पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। और लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ज्यादातर जो मैं इधर लिख देता हूँ, अगर लेबर प्रोडक्टिविटी नीचे लिख देता हूँ, अगर लेबर प्रोडक्टिविटी को हमें इंक्रीज करना होता है तो यूजुअल बेसिस पे हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं मशीन्स, ठीक है ना। मशीन्स आपके पास आ जाएगा कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, जिसका मतलब हो गया टेक्नोलॉजी। तो इससे टेक्नोलॉजी से हमारा जो पीपीसी है वो आउटवर्ड शिफ्ट होता है। तो ये आउटवर्ड शिफ्ट मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि किस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, एज फार एज आवर कोर्स इज कंसर्न, अभी हम लोग, आप नोट कर रहे होंगे, हम 8 मार्क का सवाल नहीं कर पा रहे, ठीक है। ना ही मैं आपको 8 मार्क का सवाल पढ़ा रहा हूँ, सही है ना। रीजन उसका ये है कि अभी हम 8 मार्क का सवाल नहीं कर सकेंगे। रीजन, ऐसा कोई सवाल नहीं आया, यानी जैसे ही कोई 8 मार्क का सवाल आएगा, जैसे कि अभी हमारे पास आ रहा है यहाँ पर पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले हमने अब तक 8 मार्क का सवाल नहीं किया, अब हम करेंगे। और ये वाला पास सर पेपर एक ऐसा पास पेपर है, बेटा आपकी बात सुनता हूँ, मुझे 2 मिनट दें। ये वाला पास पेपर एक ऐसा पास पेपर है कि इसके अंदर हम लोगों ने अब तक जो पेपर सॉल्व करने की बात करें अब हम लोग, मैं आपसे, तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन, टोटल हो गए 10 मार्क्स कंप्लीट, 12 मार्क्स, 16 मार्क्स, 22 मार्क। कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ इस पेपर के अंदर हमने 22 मार्क का पेपर कर लिया, और अभी हम आगे और पेपर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें अंदाजा हो रहा है कि यार हमने जो कोर्स पढ़ा है वो तरीके से पढ़ा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और जैद, अब आप बोले, क्या बोल रहे हैं बेटा। सर आपने जो दो डायग्राम बनाई थी इफेक्ट ऑन पीपीसी, जो उसमें ए से A1 है वो हाँ हाँ, लेबर का वो है, और जो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और फिर लेबर प्रोडक्टिविटी के लिए जाहिर सी बात है, जब लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली कंट्री का पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। तो सर जो दूसरी दूसरी डायग्राम है उसमें जो सेकंड लाइन है वो पोटेंशियल की लाइन है। एग्जैक्टली ये वाला पोटेंशियल है। ओके सर, समझ गए। चलें अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। नेम 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन मेकिंग कार्स। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, कोई भी 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सारे यूज होते हैं,
आपने कोई भी दो बता दिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एग्जामिनर को बोला कि हमारे पास लेट्स से आ गया कैपिटल लेबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास इसके अंदर पार्ट डी, ठीक है। इसके पार्ट डी को हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम है कि हम लोग पार्ट डी कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने पार्ट डी का कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नीचे की तरफ पार्ट डी की हेडिंग डालूंगा सबसे पहले, ये पार्ट डी। और पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। आ जाए। ये क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, डिस्कस वेदर डिमांड फॉर कार्स इज लाइकली टू इंक्रीज इन द फ्यूचर, ठीक है। इतना सा सवाल है। अब ये 8 मार्क का सवाल है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए मुझे थोड़ा सा केस को भी पढ़ना है, ठीक है ना। केस क्या बोलता है मुझे, इन पाकिस्तान देयर इज अ लिमिटेड चॉइस ऑफ कार्स टू बाय, the country has a population of approximately 190 million, but only 120 million cars a year are produced. Sorry, 120,000, I'm sorry. 120,000 cars a year are produced there. The firms producing cars in Pakistan are protected from foreign competition by a range of methods of trade protection. ठीक हो गया, बेसिक सी बात है। आ जाए। अब ये कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि गाड़ियों की डिमांड फ्यूचर में क्या बढ़ेगी। तो सबसे पहले देखो, ऑलवेज रिमेंबर डिस्कस का जो सवाल होता है ना, इट इज ऑलवेज अ टू साइडेड आंसर, ठीक है ना। तो हम अपने पास सबसे पहले यहाँ पर अपने देखो, आपने एग्जाम में ये हेडिंग नहीं डालनी है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको करना किस तरीके। साइड ए क्या होगी, साइड ए के अंदर हम जो है वो जाएंगे कि क्यों गाड़ियों की डिमांड इंक्रीज होगी, उसके रीजंस देंगे, ठीक है। और उसके बाद जाहिर सी बात है साइड बी में हम बताएंगे क्यों गाड़ियों की डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम अपने पास एग्जामिनर को बताएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अगर आपको याद है तो आप बताएंगे कि अगर जो है वो लोगों की इनकम्स बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, तो इससे लोग जो है वो बाइक्स सॉरी बाइक्स कॉमा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से स्विच होकर चले जाएंगे कार्स पर, ठीक हो गया। क्योंकि जाहिर सी बात है जब इनकम बढ़ी है तो नाउ दे आर एबल टू बाय कार्स, क्योंकि कार्स हम उनके लिए एक अफोर्डेबल चीज हो गई, ठीक हो गया। ये आपके पास पहला पॉइंट, आपने तरीके से समझाया एग्जामिनर को कि गाड़ियों की डिमांड इसलिए बढ़ेगी फ्यूचर में क्योंकि हो सकता है इनकम बढ़ जाए। इनकम बढ़ेगी तो लोग अपने आप को स्विच करेंगे फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाइक्स टूवर्ड्स कार्स बिकॉज नाउ दे आर एबल टू बाय कार्स, ठीक है। क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई ना, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई इनकी, ठीक है। अच्छा, दूसरा रीजन एग्जामिनर को बताएंगे कि हो सकता है गाड़ियों की प्राइस ऑफ कार फॉल्स। तो अगर गाड़ियों की प्राइस गिरेगी, ठीक है, तो इससे होगा ये कि चीप कार्स अवेलेबल, जिसकी वजह से पीपल विल बी एबल टू एबल टू अफोर्ड कार्स, ठीक हो गया। देन उसके बाद एग्जामिनर को एक और रीजन देंगे जो कि आजकल की चीज से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, वो ये है हमारे पास टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हम क्या बताएंगे, देखो ना, सबसे पहले हम एग्जामिनर को बताएंगे हमारे पास हाइब्रिड, हाइब्रिड के साथ साथ अब तो इलेक्ट्रिक भी आ गया, इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है ना। और साथ साथ हाई क्वालिटी, ठीक है, एयरबैग्स, ठीक है। पहले एयरबैग्स कोई बहुत ज्यादा नहीं, अब हर ऑलमोस्ट हर गाड़ी में एयरबैग आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे सबसे पहले जो है ना, लोग पहले तो देखो प्रोटेक्टेड रहेंगे कार में, ठीक है। साथ साथ ये लोग सेफ रहेंगे, साथ साथ इनके पास फ्यूल
एफिशिएंसी आएगी, जिससे जाहिर सी बात है वो प्रेफर करेंगे गाड़ी बाय करना। और अगर टेक्नोलॉजी आ गई है तो इससे हो सकता है हो सकता है जब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल हो तो इससे चांसेस हैं प्राइस ऑफ कार में फॉल। ठीक है, ये आपकी होगी साइड ए पूरी कंप्लीट। दिस इज योर साइड ए। ठीक है, आपने साइड ए में इससे ज्यादा नहीं लिखना बेटा, रीजन बीइंग कि आपको साइड बी भी अभी लिखनी है और आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। अब हम एग्जामिनर को बताएंगे ऐसे क्या रीजंस हैं। यही पार्ट डी हमारा चल रहा है जिसके अंदर हमारे पास साइड बी है और एग्जामिनर को we will show the examiner that why might the demand not increase। यानी डिमांड जो है वो या तो इंक्रीज नहीं होगी या फिर एग्जामिनर को बताएंगे कि डिमांड फॉल हो जाएगी। ठीक हो गया, एक ही बात है ये ऑलमोस्ट। अब जरा इस चीज को समझ लेते हैं। हो सकता है हमारे पास इस तरीके से कि अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स आर चीप। तो भाई जाहिर सी बात है अवेलेबल सब्स्टिट्यूट चीप है। जैसे कि आपने लिखा एग्जाम्पल में बस, आपने लिखा बेटा एग्जाम्पल देना मस्ट है, एग्जाम्पल नहीं भूलिएगा प्लीज। ठीक है, आपने यहाँ एग्जाम्पल में एक तो बस लिखा, एक आपने लिखा बाइक्स। ठीक है, तो जब वो सस्ते हैं तो ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ेगी और कार्स की डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो मतलब गिर रही है। ठीक है ना, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि कार डिमांड विल नॉट राइज। ठीक हो गया, ये हमारे पास पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन हमारे पास हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन कार्स। इनडायरेक्ट टैक्स ऑन कार्स का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है गाड़ियां पोल्यूशन फैलाती हैं, तो गवर्नमेंट ने टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड ट्रैफिक कंजेशन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसकी वजह से एक्सपेंसिव कार्स हो जाएंगी और जब गाड़ियां एक्सपेंसिव होंगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड विल फॉल और इट वोंट इंक्रीज। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास हो सकता है कि अच्छा यहाँ पर जो पहला वाला एडवांटेज है उसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं जो कि मैं आपको अभी बताने ही वाला था, दैट इज सब्सिडी ऑन सब्स्टिट्यूट्स। सब्सिडी ऑन सब्स्टिट्यूट्स, तो ऑटोमेटिकली उससे सब्स्टिट्यूट चीप हो जाएंगे, तो बात वही आ जाएगी, फैक्टर वही वाला बनेगा। इसीलिए लोग जो है वो मतलब एग्जामिनर जो है वो उसको एक ही पॉइंट काउंट करेगा, तो इसलिए मैं ये वाला पॉइंट आपको नहीं बता रहा। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपके पास हो सकता है कि भाई आपने इकोनॉमी की अगर बात करें, देयर इज ग्लोबल रिसेशन। कार इज अ लग्जरी गुड ना, ठीक है ना, तो जब ग्लोबल रिसेशन होगा तो उससे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट, एक सेकंड बेटा जी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो लोगों की इनकम्स कम होंगी, जिसकी वजह से वो लोग गाड़ियां बाय नहीं करेंगे, तो उससे डिमांड ऑफ कार्स कम हो जाएगी। और ग्लोबल रिसेशन से ये भी इशू आता है बेटा, जो कि मैं आगे लिख रहा हूं, वो है लॉस ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन
बाइंग कार्स, यानी वो ये सोच रहा होगा ना यार कि अगर रिसेशन चल रहा है तो भाई अभी इतना खर्चा करने की जरूरत क्या, अभी पैसे बचा लो, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आपका पूरा आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद आप आएंगे इसके कंक्लूजन पे, ठीक है। अब कंक्लूजन सिंपल, बहुत ही टू साइडेड कंक्लूजन हमें देना, कोई वन साइडेड बायस कंक्लूजन नहीं देना। इस बात को सबसे पहले तो आपने समझना है कि यू शुडंट बी गिविंग वन साइडेड और अ बायस कंक्लूजन। सबसे पहले आप लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक सिचुएशन, ठीक है। अगर बात हो रही है डेवलप्ड इकोनॉमी की, तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में डिमांड ऑफ कार्स विल इंक्रीज। लेकिन अगर बात हो रही है डेवलपिंग या फिर आप कहें अंडर डेवलप्ड की, तो उसमें यार कस्टमर्स जो हैं और जो पीपल लिविंग इन एन इकोनॉमी है, रेजिडेंट्स ऑफ द इकोनॉमी, वो लोग डरते बहुत हैं, घबरा जाते हैं, ठीक है ना। रिसेशन अगर आ जाए और इकोनॉमी अगर नीचे की तरफ जा रही हो, तो उससे जो है आपकी जाहिर सी बात है चांसेस ये हैं कि डिमांड ऑफ कार्स ना बढ़े, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो गया। तो अब आपको देखो 8 मार्क वाला सवाल भी मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से 8 मार्क वाला सवाल होगा। रिमेंबर दिस इज पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये आपके पास बेटा मैं रेड से लिख रहा हूँ ताकि आइडेंटिफाइड रहे, 4D है ये, सही है। तो हमारे पास 4D कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड में आप सर लोग को मैं स्क्रीनशॉट का टाइम दे दूंगा। पूछें बेटा, क्वेश्चन पूछें। सर जब आप बता रहे थे कि एग्जामिनर को कैसे समझाना है, ऐसे ही कि साइड ए और साइड बी लिख के या सिर्फ लिख देंगे नहीं नहीं, आपने डायरेक्ट डिमांड आंसर लिखना राइज? शुरू करना है। आपने डायरेक्ट आंसर ओके लिखना शुरू करना है कि राइजिंग इनकम्स may result in people being able to afford cars and therefore they may switch from their bikes and public transport onto cars। इस तरीके से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। ओके सर। बस इसी को कंटिन्यू करके चलना है। आपका एक पैराग्राफ, जैसे कि आपका साइड ए अगर कंप्लीट हो जाए, आप पैराग्राफ चेंज कर लें, साइड बी कंप्लीट हो आप पैराग्राफ चेंज करके फिर कंक्लूजन दे दें, कोई इशू नहीं है। देन हमारे पास अगली चीज वो कह रहा है मुझे पार्ट D4 का कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 5 पे। इट सेज दैट व्हाट इज मेंट बाय लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का सिंपल मतलब ये होता है कि जहां हमारे पास लेबर ज्यादा हो और कैपिटल कम हो एज अ प्रोपोर्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जब एक इकोनॉमी ज्यादा लेबर का इस्तेमाल कर रही हो और कम से कम कैपिटल का इस्तेमाल कर रही हो, तो उसे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री बोलते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि an industry which has a higher proportion of labor as compared to the proportion of capital or other factors of production, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसके अलावा अभी हम कोई और सवाल 5 में नहीं कर सकते। आ जाए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हम लोग नहीं, हम लोग अब नहीं कर सकते। तो अगर हम अपने आप को रेट करें कि हमने कितना जो है वो पेपर किया, दिस इज 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। देन हम लोगों ने यहाँ पर 8 मार्क वाला और 2 मार्क वाला किया, तो 4 और 8 12, 12 के बाद 18 18 20 24 24 30 34। सो अल्हम्दुलिल्लाह 34 मार्क्स तक का पेपर हम लोगों ने कर लिया, ठीक है ना। सो दिस इज एन अचीवमेंट फॉर अस गाइस, शुक्र अदा करें अल्लाह का, ठीक है। तो ये दिस इज डन। लेट्स मूव ऑन टू द अदर पेपर। सो व्हिच पेपर डू वी हैव, लेट्स चेक इट आउट। हमारे पास हमारा अगला पेपर राइट हियर, ठीक है। दिस इज आवर नेक्स्ट पेपर। तो जरा समझ लेते हैं पेपर को। हम स्टार्ट वही सेक्शन बी से करेंगे, ठीक है। सेक्शन बी में हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वो है डिफाइन द टर्म डिमांड, ठीक है।
तो बेसिक आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है ना। आपने बता देना एग्जामिनर को, इट शोज द willingness and ability of a consumer to purchase a good or a service at a given price, ठीक है, really simple। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टू के अंदर हम लोग और कोई क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके बाद आप लोग जो है आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो भाई 3 वाला क्वेश्चन भी, 3 का पार्ट ए भी बहुत आसान है। 3 का पार्ट ए मुझे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई 2 रीजंस व्हाई गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस। तो बहुत आसान सा इसका रीजन, सबसे पहले तो देखिए ना, गवर्नमेंट टैक्स लगाता है ताकि वो अपना रेवेन्यू बढ़ाए, दैट इज टू रेज रेवेन्यूज, ठीक है। और हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट्स को कम करने के लिए टैक्स लगाए, ठीक है। हो सकता है गवर्नमेंट जो है लोगों की डिमांड रिड्यूस करवाना चाहता है तो टैक्स लगाए। हो सकता है गवर्नमेंट मतलब सर, हार्मफुल गुड्स जैसे कि सिगरेट्स, मतलब अल्कोहल को कम करवाना चाहता है, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लगा रहा है। जी बोले बेटा। मतलब सर कंट्रोल करने के लिए लोगों की डिमांड को ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, explain two advantages a business organization may gain from becoming a public limited company। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के दो एडवांटेजेस, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपने बोला एग्जामिनर को कि इसका पहला एडवांटेज होगा वो है इजी टू रेज फाइनेंस, ठीक है। अब इजी टू रेज फाइनेंस क्यों होता है, क्योंकि वो अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा सकता है, ठीक है। और वहां से सेलिंग ऑफ शेयर्स होगी, जिससे जाहिर सी बात है मनी जनरेट होगा और आपके पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। हमारे पास एग्जामिनर ने मुझे 2 मार्क्स दे दिए। मैं अगले पॉइंट पे आऊंगा, और अगला पॉइंट बेटा इसके ऊपर लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास ऊपर भी जगह है। सही है, चले। अगला पॉइंट इसका हो सकता है हमारे पास ब्लू पेन, यस ब्लू पेन, वो है हमारे पास, इट इज relatively large, यानी as compared to sole trader, partnership and private limited company, it is relatively a large organization, ठीक है। तो जब large organization होगी ना, तो इससे फायदा इसको ये होता है, इससे फायदा होगा इसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, ठीक है ना। नेक्स्ट, इट कैन एक्सपैंड, वो और ज्यादा ग्रो कर सकता है, ठीक है ना। द एबिलिटी टू रेज फाइनेंस कैन अलाउ द फर्म्स टू एक्सपैंड एंड टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है ना। देयरफॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी विल हैव द एडवांटेज, ठीक है। इसके अलावा और ये हो सकता है कि इट हैज द सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ओनर्स फॉर करंट ओनर्स ऑफ द सर्वाइवल। लेट्स से फॉर एग्जांपल पब्लिक लिमिटेड में चंद गिने चुने होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ठीक है ना। नेक्स्ट, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है ना। लिमिटेड लाइबिलिटी की अगर बात करें, ठीक है ना, तो लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है कि अगर बिजनेस को नुकसान हो जाता है ना, तो पैसा यानी डेट भरने के लिए अपने पर्सनल एसेट्स बेचने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ बिजनेस के एसेट्स बिकेंगे, और जो आपके पास चीज बिक जाएगी, जो पैसा आएगा बस वही मैं रिटर्न करने को पाबंद हूँ। क्योंकि मैंने अपनी शॉप के बाहर लिखा हुआ है हबीब बैंक लिमिटेड, मीजान बैंक लिमिटेड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड लिमिटेड। ये बैंक्स लिमिटेड क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल हादसा हो जाता है, चोरी डकैती XYZ, तो हम आपको पैसे जो देंगे वो उन्हीं से देंगे जो हमारे बिजनेस के एसेट्स बेच के आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन अगला क्वेश्चन भी
एग्जामिनर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो क्वेश्चन इजी है मगर पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर थोड़ी सी डेप्थ है, लेकिन इसको भी एक दफा सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझे, हाउ अ कट इन टैक्स रेट्स, यानी परसेंटेज ऑफ टैक्स आपने कम कर दिया, पहले 5% था तो 4% कर दिया, ठीक है ना। कुड इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, सही है। ये हमारे पास एग्जामिनर ने मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बेटा एग्जामिनर को मैं बताऊंगा कि सबसे पहले जब हम लोग जो है वो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, हमने इनकम टैक्स कम किया, ठीक है ना। इनकम टैक्स कम करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग कहेंगे चलो यार मेरी इनकम गवर्नमेंट खा नहीं रहा, तो उनका इंसेंटिव टू वर्क इंक्रीज होगा, यानी वो चाहेंगे और काम करें, ठीक है। जब और काम करेंगे तो जाहिर सी बात है इससे लोगों की अगेन इनकम्स इंक्रीज होंगी। अब जो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का रेट, ये रेट की बात हो रही है, उसने रेट लिखा है बेटा, रेट जो कम किया है, तो अब उसी रेट में उसे ज्यादा टैक्स मिल रहा होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि पहले एक इंसान 5,000 कमा रहा था, 1% टैक्स दे रहा था। चले 5,000 नहीं, 50,000 रुपए कमा रहा था और 1% टैक्स था, ठीक है, मान ले 1% टैक्स था, या 5% टैक्स था, 10% ले रहे हैं, 500 रुपए टैक्स था, ठीक है, उसके ऊपर। अब गवर्नमेंट ने जो है ना वो टैक्स का रेट 10% की जगह 8% कर दिया, यानी 400 कर दिया, अगर 5,000 कमाएगा तो। जब गवर्नमेंट अपना टैक्स का रेट कम करता है तो वो कहेगा यार अब मुझे पैसे ज्यादा बच रहे हैं, तो एक काम करता हूँ मैं और काम करता हूँ, इंसेंटिव टू वर्क बढ़ेगा जिससे वो और ज्यादा कमाएगा। तो हो सकता है 5,000 की जगह 6,000 7,000 कमा ले, तो ऑब्वियस है जब 6-7 हजार कमाएगा तो उसका 4% 800 रुपए से ज्यादा ही बन रहा होगा, सही है। तो ये पहला आपके पास रीजन हो गया। दूसरा आपके पास अब यहाँ तो मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा एरो डाल के, यहाँ 6 मार्क 4 मार्क के बराबर में एरो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो वहीं पर लिख रहा हूँ पॉइंट्स बनाकर, सही है। देन हमारे पास अगर लेट से कॉरपोरेशन टैक्स कम कर दिया, ठीक है ना, तो इससे जो है इंसेंटिव ऑफ फर्म इंक्रीज होगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो ज्यादा आउटपुट जनरेट करेंगे। ज्यादा आउटपुट जनरेट करेंगे तो ऑब्वियस है ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को टैक्स का रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं, मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ, रियली सॉरी फॉर दिस। और अब मैं अपने पास यहाँ एक पॉइंट बनाता हूँ, ठीक है ना। ये पार्ट सी चल रहा है, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स को कट कर दे, ठीक है ना, जिसकी वजह से लोग जो है वो अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करेंगे, जिससे स्पेंडिंग अगर इंक्रीज होगी ना, और गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स बेटा कम किया है, इसका ये मतलब है 10% से गवर्नमेंट ने 8% कर दिया सेल्स टैक्स, ठीक है ना। तो हम कहेंगे यार सेल्स टैक्स तो कम हो गया, तो एक काम करते ज्यादा रेस्टोरेंट में खाना मंगवा लेते, क्योंकि टैक्स तो कम देना पड़ेगा। लेकिन उससे होता ये कि हम लोग जो है वी रेज आवर एक्सपेंडिचर्स, जिसकी वजह से हमारे जो टैक्स की अमाउंट है ना वो ऑटोमेटिकली ज्यादा बन जाती है। हालांकि रेट कम हुआ है मगर अमाउंट ज्यादा बन जाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस तरीके से फायदा होगा कि टैक्स का रेट उसने कट किया मगर रेवेन्यू बढ़ रहा है उसका, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर नंबर 3C इस तरीके से है, ठीक है। आ जाए बेटा, अब यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए हैं इस पेपर के अंदर, पार्ट ए बी एंड सी तीनों कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले एक ही पार्ट किया था, सही है, मार्क कर लेते हैं। आ जाए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को देखें जरा, पर है एनालाइज द इफेक्ट ऑन द मार्केट फॉर फूड ऑफ एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यानी ये पहला इफेक्ट है। आपने क्वेश्चन को ब्रेक किया, आपने क्वेश्चन को समझा। क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, जिससे मुझे पता है फूड की डिमांड इंक्रीज होगी। अब वो कह रहा है कंबाइंड
कंबाइंड को मैं एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि दोनों इफेक्ट टुगेदर है, सही है। कंबाइंड विद अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ बैड वेदर, यानी मौसम खराब था लंबे अरसे तक, तो जाहिर सी बात है बात किसकी कर रहा है, वो बात कर रहा है बेटा, आप देखें, वो बात कर रहा है फूड की। और फूड के केस में अगर खराब वेदर होगा तो इससे होगा ये कि सप्लाई ऑफ फूड कम हो जाएगी। तो हमारे पास एक ही डायग्राम के अंदर हम लोग जो है वो डिमांड एंड सप्लाई दोनों को चेंज करेंगे, ठीक है, हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एग्जामिनर ने, एग्जामिनर की अगर बात करें तो मुझे एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों केसेस बताने को कहा है, तो जाहिर सी बात है मैं दोनों केसेस एग्जामिनर को बताऊंगा। तो आज सबसे पहले तो एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। दिस इज फॉर पार्ट सी, ठीक है बेटा। दो एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले तो। ये हमने दो एक्सेस ड्रॉ किए, एक तरफ आ जाएगा प्राइस ऑफ फूड, एक तरफ आ जाएगा क्वांटिटी ट्रेडेड ऑफ फूड। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड दैट इज डी, एक upward sloping supply that is S, resulting in an equilibrium through which the basic price and the basic quantity traded is determined। ये आपके पास हो गया बेसिक, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज चल रही है। सबसे पहले आप डिमांड को इंक्रीज करेंगे, आपने डिमांड को इंक्रीज कर दिया, दैट इज फ्रॉम डी टू D1, आपने एरो से शो किया, ठीक है, मूवमेंट। और उसके बाद आप बताएंगे कि इसी के साथ साथ जो है वो सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हम सप्लाई का इंक्रीज शो कर देते हैं यहाँ पर एग्जामिनर को, हमने सप्लाई का इंक्रीज शो कर सप्लाई दिया। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। Oh, आई एम सॉरी माय मिस्टेक बेटा, आई एम रियली सॉरी। सप्लाई डिक्रीज हो रहा है क्योंकि मुझे लगा गुड वेदर है, गुड हार्वेस्ट हो गया, ठीक है, नहीं सप्लाई कम हो रहा है, आई एम सॉरी बेटा। ये सप्लाई आपके पास रिड्यूस हो गया, ठीक है। आपने सप्लाई S से S1 रिड्यूस किया, आपका एरो मूव हुआ। बेटा आई एम रियली सॉरी, बहुत बहुत माजरत। आप नोट करें आपकी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, एंड द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज द प्राइस, ठीक है। आपने प्राइस को यहाँ पर इंक्रीज शो कर दिया। ये आपके पास इस तरीके से डायग्राम एक बनेगी इसकी, ठीक है ना। तो आपने एक तरफ तो ये बताना है कि अगर यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती है तो इससे जो है वो डिमांड ऑफ फूड इंक्रीज होगी, ठीक है ना। जो कि हमने डायग्राम में किस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि डिमांड जो है वो डी से D1 इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये हमने शो किया है डायग्राम में। फिर उसके बाद जो है जाहिर सी बात है अगर हमारे पास बैड वेदर आ रहा है, ठीक है, तो बैड वेदर की वजह से आपकी जो क्रॉप यील्ड है, यानी जो आपकी हार्वेस्ट निकलती है, ठीक है ना, आई एम सॉरी मैंने यील्ड की स्पेलिंग गलत दी है, वो कम हो जाएगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई ऑफ फूड कम हो जाएगी। जैसे आपने ये बताया तो आप इसी को भी बताएंगे कि मैंने डायग्राम में सप्लाई ऑफ फूड S2 S1 रिड्यूस की है, ठीक है। एक तरफ डिमांड इंक्रीज हो रही है मगर दूसरी तरफ सप्लाई जो है वो कम हो रही है, सही है, यही चीज आपने बता दिया। अब इससे आप तीसरा इफेक्ट एग्जामिनर को बताएंगे कि डायग्राम में अब हो क्या रहा है। डायग्राम में हो ये रहा है कि जब डिमांड D से D1 इंक्रीज हुई तो उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हुई क्योंकि देयर वाज अ शॉर्टेज, पॉपुलेशन बढ़ गई ना, अभी सप्लाई का इफेक्ट दिखाया नहीं है, शॉर्टेज, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गई, ठीक है ना। और व्हेन पीपल आर डिमांडिंग मोर ऑफ गुड तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। आगे बढ़ते हैं, जब हमारे पास सप्लाई S से S1 कम हुआ तो अगेन गुड की फर्दर शॉर्टेज हो गई जिससे प्राइस इंक्रीजेस बट द क्वांटिटी फॉल्स। तो इसलिए बेटा यहाँ पर जो क्वांटिटी का इफेक्ट है ना दैट विल बी नलिफाइड,
नील इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी जिसे कहते हैं द इफेक्ट ऑन क्वांटिटी विल बी न्यूक्लियर, ठीक है ना। हमारे पास नया इक्विलिब्रियम E1 जनरेट होगा और हमारे पास हम देखेंगे कि हमारा प्राइस जो है वो दोनों दफा इंक्रीज हो रहा है। मैं सिर्फ एक दफा आपको डायग्राम में समझा दूं कि एक दफा जो प्राइस, डिफरेंट कलर से लिखता हूं, कि एक दफा जो प्राइस इंक्रीज हुआ वो ये वाला इंक्रीज हुआ, ठीक है, स्टार लगा रहा हूं, और उसके बाद प्राइस जो है वो और इंक्रीज हुआ, 1 इंक्रीज, 2 इंक्रीज, which results in the total increase of this red with shown with this red arrow, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया था। इसको मैं अब जो है इसको रब कर देता हूँ, सही है, ये मैंने उसको रब कर दिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज। सो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग जो है वो सबसे पहले बेटा स्क्रीनशॉट लें, सबसे पहले क्वेश्चन 4 का स्क्रीनशॉट लें, 1, Yes, 2 sir. and 3 डन। Yes. क्वेश्चन नंबर 3 और 2 का स्क्रीनशॉट भी एक साथ ही ले लें बेटा। Done, sir. डन हो गया। इसके बाद हमारे पास हमने इससे पहले जो पेपर किया था, आप उसके भी स्क्रीनशॉट्स ले लें। तो हमारे पास ये पेपर है। तो बेटा आप लोगों को आज मैंने कौन सा सवाल से शुरू करवाया है, यहाँ से, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें बेटा। डन, स्क्रीनशॉट, ओके। Yes, sir. देन उसके बाद आप ये वाले सवाल का स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें जो कि 4D का पार्ट है, ठीक है। Okay, sir. ठीक हो गया बेटा। दिस इज हाउ इट इज। आप लोग चाहें तो इन सारे क्वेश्चंस की मार्किंग स्कीम पढ़ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। आई होप सबको आज की क्लास समझ आई होगी। Yes, sir. Yes, sir. टेक केयर बेटा, गुड बाय, Take care, sir. Allah Allah Hafiz. Hafiz. हाफिज।